हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस में। दोस्तों, आपने इससे पहले धातु के बारे में पढ़ा था और आज अपने पढ़ेंगे अधातु के बारे में। अधातु क्या होते हैं और इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, पहला जो वीडियो था थोड़ा लंबा हो रहा था, इसकी वजह से मैंने सोचा कि अलग करवा दें ये, ताकि छोटी छोटी वीडियो में रहेंगे तो आपको देखने में आसानी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। ये टॉपिक है आपका तत्व वाला टॉपिक है, याद रखना तत्व, क्योंकि तत्व के अंदर धातु है, अधातु है, उपधातु आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भी आ जाती हैं, जो मैंने सब कुछ अपने आप को करवा दूंगा। ठीक है, जितने भी है जो भी बनेगा इसके अंदर। देखिए, अधातु सामान्य ताप पर तीन भौतिक अवस्थाओं में पाई जाती है, याद रखना। ठोस में, द्रव और गैस में, तीनों में पाई जाती है। ठोस, द्रव और गैस में पाई जाती है। और धातु थी सामान्यतः ठोस अवस्था थी, कुछ अपवाद थे जो द्रव अवस्था में पाई जा रही थी, जैसे कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, फॉस्फोरस है और सेलेनियम है। ये क्या होती है, ठोस अवस्था में होते हैं। द्रव की बात करें तो ब्रोमीन। यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन सी एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी होती है, ब्रोमीन होती है। और धातु कौन सी होती है, पारा होती है। इसके अलावा सीजियम और गैलियम धातु होती है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। गैस की बात करें तो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और नोबेल गैस है, हीलियम, आर्गन आदि है। ये गैसें होती है इसके अंदर, अधातु के अंदर। ब्रोमीन एक ऐसी एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव है। आवर्त सारणी में 11 अधातु तत्व गैस से अवस्था में पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, हीलियम गैस है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, क्लोरीन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है। ये सारी की सारी क्या है, गैसें हैं जो कि अधातु में 11 प्रकार की गैसें पाई जाती है। रेडोन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले लेना या इनको आप बाद में लिख लेना अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली जो प्रश्न बनते हैं आपके धातु अधातु के बारे में, आपको इसके अलावा कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सभी जो एनसीईआरटी बुक है, आरबीसी बुक है, वहां से सब कुछ मैटर लिया गया है, क्योंकि मोस्टली प्रश्न वहां से आपके बनते हैं लेवल 2 साइंस मैथ के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें इसका रंग देखो, अधातुओं का, अधातुओं के रंग अलग अलग होते हैं। देखो, सल्फर का रंग पूछ ले, पीला होता है। क्लोरीन का रंग पूछ ले तो हरी पीली गैस के साथ के फॉर्म में होता है ये क्लोरीन, क्योंकि गैस है ये। फॉस्फोरस का रंग लाल या सफेद होता है। हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का ये रंगहीन होता है। ये याद रखना, ये पोर्शन आया हुआ है और आपसे पूछा भी जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, मिलान वाला मिल सकता है या अन्य पूछ सकता है कि सल्फर का रंग बताइए भी क्या होता है, तो पीला रंग होता है। क्लोरीन का हरी पीली गैस के रूप में होती है। फॉस्फोरस लाल या सफेद हो गया। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये क्या होती है, रंगहीन होते हैं। अगर चमक की बात करें अधातुओं में, अधातुओं में चमक नहीं होती है, क्योंकि ये चमकहीन होती हैं और ये प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है। हीरा और आयोडीन इसके अपवाद है, क्योंकि इनकी विशेष चमक होती है। ठीक है, आयोडीन की और हीरे की क्या होती है, विशेष चमक होती है, ये इनके अपवाद है। हालांकि हीरा क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। वैसे शुद्ध रूप में अगर तत्वों की बात करें तो आयोडीन आएगा। आयोडीन क्या है, इसका एक अपवाद है, क्योंकि आयोडीन चमकदार होता है। कठोरता की बात करें, अधातुएं कम कठोर होती है। उदाहरण के लिए सल्फर को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, याद रखना, कम कठोर होती है। कठोरता तो होती है परंतु सामान्यतः कम कठोर होती है। जैसे सल्फर को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जैसे वहाँ से पोटेशियम है, धातुओं की बात करें, पोटेशियम को, सोडियम को और लिथियम को क्या आसानी से काटा जा सकता था। और हीरा जो कार्बन का एक रूप है, सबसे कठोर पदार्थ है, याद रखना, सबसे कठोर पदार्थ है। कौन, क्या है, हीरा। और यह कांच को भी काट सकता है, क्योंकि कांच को काटने में हीरे का मोस्टली यूज करते हैं। ध्वनिकता की बात करें, अधातुएं जो है धातुओं के समान ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। यदि इन्हें पीटा जाता है या टकराया जाता है तो विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इनमें कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, हालांकि थोड़ी बहुत ध्वनि उत्पन्न होती है, कोई विशेष ध्वनि। जैसे लोहा है, धातु है, उसको अगर पीटेंगे बहुत दूर तक सुनाई देता है लोहे के अंदर। इसी प्रकार अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें एक बार देख लीजिए इनको। चलिए नेक्स्ट है घनत्व।
अगर इनके घनत्व की बात करें, अधातुओं का घनत्व सामान्यतः कम होता है। यह घनत्व उनके अन्य भौतिक गुणों को प्रभावित भी करता है। जैसे अपवाद के रूप में हीरा है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो एक अधातु होने के बावजूद अत्यधिक घनत्व और कठोरता वाला होता है। इसका घनत्व कितना होता है? 3.51 ग्राम घन सेमी होता है। हालांकि आयोडीन का घनत्व होता है 4.93 ग्राम घन सेमी होता है। इसे अधातुओं में सबसे अधिक घनत्व वाला माना जाता है। देखो किस प्रकार है, केवल अधातु में पूछे तो क्या आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगा। वैसे नॉर्मली पूछे अधातुओं में सबसे अधिक कम घनत्व होता है, ठीक है, होता तो कम घनत्व है, परंतु हीरा एक इसका अपवाद है। इसकी डेंसिटी बहुत होती है क्योंकि इसमें जो कण होते हैं बहुत ही पास पास में होते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? यानी घनत्व का मतलब हो गया कोई भी पदार्थ होता है उसमें कणों की संख्या इतनी पास पास होगी, बहुत ही झगड़ा हुआ होता है। हीरा भले ही एक अधातु का अपरूप है, लेकिन इसे अधिकतर संदर्भों में उच्चतम घनत्व वाला अधातु माना जाता है। इसमें याद रखना इन चीजों को कि आयोडीन भी केवल अधातुओं में पूछे तो आयोडीन आ जाएगा अधिक घनत्व वाला। वैसे नॉर्मली पूछे तो क्या आ जाएगा? हीरा आ जाता है। ठीक है, हीरा क्या होता है? सबसे अधिक घनत्व इसके अंदर होता है। नेक्स्ट है गलनांक की अगर बात करें अधातुओं में, अधातुओं का गलनांक सामान्यतः कम होता है। हालांकि ग्रेफाइड जो कार्बन का अपरूप है एक अपवाद है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है। और ग्रेफाइड के बारे में याद रखोगे, ग्रेफाइड क्या है? कुचालक होता है। हालांकि सामान्यतः अधातु क्या होती है? कुचालक होती है विद्युत की। ग्रेफाइड क्या होता है? सुचालक होता है। उसमें और विद्युत सुचालकता देखो, अधातुएं सामान्यतः उष्मा और विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। ग्रेफाइड इसका एक क्या अपवाद है जो अपनी संरचना में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनते हैं जो एक भिन्न बात कही होती है, वहां से प्रश्न बनेंगे आपके। देखो जैसे ग्रेफाइड के बारे में बन जाएगा, ठीक है, गलनांक के बारे में बन जाएगा क्योंकि गलनांक अधातुओं का कम होता है, ग्रेफाइड इसका अपवाद हो गया। उसमें विद्युत का चालकता में बन जाएगा, सामान्यतः अधातु कुचालक होती है, ग्रेफाइड इसका अपवाद है, तो ग्रेफाइड क्या हो गया? सुचालक हो गया। अगर भंगुरता की बात करें, अधातुएं भंगुर होती है यानी इनमें तन्यता और आघात वर्धनता का गुण नहीं होता है। इन्हें पीटा जाता है तो ये टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। ये क्या होती है? भंगुर प्रकृति की होती है। धातुओं की तरह इन तन्यता या आघात वर्धनता नहीं पाई जाती है। ठीक है, आघात वर्धन होते हैं जैसे सोना है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी एक पतली चादर बनाई जा सकती है, परंतु ऐसा गुण अधातुओं में नहीं होता है। इनको जब पीटा जाएगा तो ये क्या हो जाए? अलग अलग इसके पार्ट बन जाएंगे। इस गुण को भंगुरता क्या कहा जाता है? जो हथौड़े से पीटने पर पदार्थ के टूटने या चूर्ण में बदलने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्या? भंगुरता। ठीक है, भंगुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, वायु के साथ क्रिया। अधातु वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती है। वहां आपने पढ़ा था धातुएं जब वायु के साथ क्रिया करेगी तो क्या हो जाएगी? ऑक्साइड बनाएगी, परंतु क्षारीय प्रकृति का ऑक्साइड बनाएगी, और अधातुएं अम्लीय प्रकार का ऑक्साइड बनाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सल्फर है, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। जल के साथ अभिक्रिया, जल या जलवाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। याद रखना, कौन? अधातुएं। फॉस्फोरस यह बहुत ही क्रियाशील अधातु है। याद रखना, फॉस्फोरस होता है सबसे बहुत ही क्रियाशील अधातु। कौन सा होता है? फॉस्फोरस है, जो पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। हवा के संपर्क में आने पर यह तुरंत आग पकड़ लेता है। इसे रोकने के लिए इसे पानी में रखा जाता है। फॉस्फोरस क्या है? एक क्रियाशील अधातु है, और क्योंकि जब इसको हवा में रखा जाएगा तो ये क्रियाशील क्रिया कर लेगा इसके साथ, ये तुरंत जल जाएगा या विस्फोट उत्पन्न कर देगा। इसकी वजह से इसको कहाँ रखेंगे? जल के अंदर रखेंगे। ठीक है, हालांकि सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है धातुएं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें, और वहां पर आपने पढ़ा था धातु में धातु क्या करती है? जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया नहीं होती है। अम्लों के साथ अभिक्रिया, अधातु तनु अम्लों के साथ आमतौर पर अभिक्रिया नहीं करती है। हालांकि कुछ अधातु जैसे सल्फर है,
नाइट्रोजन सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है। ठीक है, लवण और जल का निर्माण करती है। धातुओं के बारे में पढ़ा था, ये क्या करती है, धातु क्या करती है, अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करती है। और अधातुएं क्या होती है, जल के साथ, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। परंतु सल्फर एक ऐसा है जो कि नाइट अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, के साथ अभिक्रिया करती है और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का और जल का निर्माण कर लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें संक्षारण। यहां से आपका प्रश्न बन सकता है, क्या होता है संक्षारण, क्या होता है। संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न तत्वों जैसे जल है, ऑक्सीजन है, सल्फर है आदि के साथ अभिक्रिया करके अपनी संरचना बदल लेती है। यह अक्सर धातु की सतह पर अवांछनीय परत का निर्माण करती है जिससे धातु का गुणात्मक और भौतिक क्षय होता है। जैसे लोहा है, लोहे को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इस पर क्या होता है, लाल भूरे रंग की एक परत बन जाती है। किसमें, लोहे में। संक्षारण के कुछ उदाहरण देखो, जैसे सिल्वर का संक्षारण होता है। सिल्वर का चांदी जब खुली वायु में कुछ दिन छोड़ दी जाती है तो यह वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है और इसके परिणाम स्वरूप सिल्वर सल्फाइड की काली परत बन जाती है। आपने देखा होगा महिलाओं में जो चांदी के आभूषण पहन रखती है तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, थोड़ी थोड़ी काली होनी शुरू हो जाती है ये, क्योंकि ये क्या करती है, वायुमंडल में सल्फर के साथ क्रिया करेगी और सल्फर ऑक्साइड का निर्माण करती है, सल्फर सल्फाइड का, सॉरी सल्फाइड का निर्माण करेगी, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये काली धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाती है, क्या, चांदी। नेक्स्ट यदि कॉपर का संक्षारण, यानी कि तांबा जो होता है वायु में मौजूद आदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और इसमें कॉपर की सतह पर हरे रंग की परत बन जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है, किस पर, तांबे पर, और बेसिक कॉपर कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। कॉपर कार्बोनेट का क्या कर लेता करेगा, ये CuCO3 कॉपर कार्बोनेट बन जाता है यहाँ से। और ये हरा रंग धीरे धीरे चमक को मिटा देता है, यानी कि तांबे की जो चमक होती है वो मिट जाती है, क्योंकि वायुमंडल में क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड तांबे के साथ क्रिया करेगा तो क्या करेगी, ये कॉपर कार्बोनेट का निर्माण कर लेती है और हरे रंग की एक परत सी बन जाएगी जो कि इसकी चमक को खराब कर देता है। लोहे का संक्षारण देखो, जंग लगना। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे की सतह पर भूरे रंग की परत, इस रंग की, भूरे रंग की परत बन जाती है जिसे जंग कहा जाता है। यह परत लोहे की संरचना को कमजोर करती है और इसे क्षति पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, ये क्या होता है, संक्षारण, यानी कि जितनी भी धातु हैं उनका नाश अगर खुला छोड़ दिया जाए, धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हो जाती है, तो ये क्या कहेंगे, इसको संक्षारण कहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि संक्षारण के सुरक्षा के उपाय, धातुओं का संक्षारण न हो तो इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। पेंट या तेल का लेपन करना, मोस्टली अपने घरों में जो लोहे के गेट वगैरह होते हैं उन पर अगर कलर न किया जाए तो थोड़ी दिनों के बाद जंग पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे वो क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से उन गेटों पर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। पेंट या तेल का लेपन करना, धातु की सतह पर पेंट या तेल की परत चढ़ाने से ऑक्सीजन और जल का संपर्क धातु से कट जाता है और जिससे संक्षारण की प्रक्रिया रुक जाती है। ग्रीस का लेपन, यानी कि ग्रीस का लेपन, ग्रीस लगाने से धातु की सतह पर एक अवरोधक परत बन जाती है जो धातु को वायुमंडल से संपर्क में आने से रोकती है। जस्ते का लेपन करने से, इसको क्या बोलते हैं, यस्त लेपन, गैल्वेनीकरण बोलते हैं, इसमें लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, एक प्रभावी तरीका है संक्षारण से बचने का। जस्ता लोहे से ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए वह सबसे पहले संक्षारण करता है और लोहे की सुरक्षित प्रदान करता है। क्योंकि जस्ता क्या होता है, लोहे से ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, सबसे पहले ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से क्या होगा, वायुमंडल में
इस प्रकार का लोहा है, उस पर अगर जस्ते की परत चढ़ी हुई है, सबसे पहले जस्ते उसके साथ क्रिया करेगा वायुमंडल में वायु के साथ, या जो जल के कण वगैरह है, उसके बाद आयरन की बारी आती है, ये क्या करता है, सुरक्षा करता रहता है। ठीक है, जस्ते का लेपन, यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है कि यस्त लेपन क्या होता है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या होता है, यस्त लेपन होता है। पेंट या तेल के लेपन से, ग्रीस के लेपन से, जस्त के द्वारा जो भी धातु है उसका संक्षारण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर क्रोमियम का लेपन करने से भी इसका संक्षारण रोका जा सकता है। कुछ धातुओं की सतह पर क्रोमियम की परत चढ़ाकर भी संक्षारण को से बचा जा सकता है, क्योंकि यह परत धातु को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। क्रोमियम का लेपन करने से भी संक्षारण को रोका जा सकता है। अनोडीकरण, आपने पढ़ा था, अनोडीकरण की क्रिया क्या है, धातु की सतह पर एक मोटी ऑक्साइड परत बन जाती है, धातु को संक्षारण से बचाती है। यह विशेष रूप से एल्यूमिनियम के लिए उपयोगी है, याद रखना। एल्यूमिनियम की धातु जो होता है उस पर एक ऑक्साइड की मोटी सी परत बनाने को क्या करते हैं, क्या कहेंगे, अनोडीकरण की क्रिया कहेंगे। ये किस धातु के लिए होते हैं, मोस्टली एल्यूमिनियम के लिए होता है, याद रखना। मिश्र धातु का उपयोग, बहुत सी धातुएं ऐसे होती हैं तो स्वतंत्र रूप से नहीं रखा जा सकता, इनको मिश्र धातु के रूप में अपने यूज करते हैं। देखो कौन कौन सी है, क्या होता है मिश्र धातु, धातुओं को मिश्र धातु के रूप में बनाने के लिए संक्षारण की समस्या को कम किया जा सकता है, क्योंकि मिश्र धातु की संरचना अधिक स्थिर होती है और संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी भी होती है। ठीक है, चलिए कौन कौन सी है एक बार देख लो इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए मिश्र धातु कौन कौन सी, यहां से प्रश्न आपके मोस्टली बनते हैं कि मिश्र धातु जैसे स्टेनलेस स्टील है, इसको बनाने के लिए किस किन धातुओं का उपयोग करते हैं, या पित्तल बनाने के लिए कौन कौन सी धातुएं होती है, कांसा बनाने के लिए अमलगम क्या होता है, सोल्डर क्या होता है, जर्मन सिल्वर क्या होता है, इसमें कौन कौन सी धातु आती है, ये प्रश्न बनती है अपने। देखो इसमें स्टेनलेस स्टील की अगर बात करें, इसके अंदर क्या होता है, लोहा होता है, निकल होता है और क्रोमियम होता है। लोहा, निकल और क्रोमियम होता है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, बर्तन बनाने में, चाकू है, औद्योगिक उपकरण है, निर्माण कार्य में इसका यूज किया जाता है, किसका, स्टेनलेस स्टील का। इसके अलावा पीतल है, इसमें होता क्या गया, तांबा और जिंक होता है, कॉपर और जिंक होता है। कॉपर की मात्रा 70% होती है और जिंक की मात्रा इसके अंदर होती है 30% होती है, किसके अंदर, पीतल के अंदर। धातु के बर्तन बनाने में इसका यूज होता है, गहने हैं, सिक्के हैं और घरेलू उपकरण बनाने में इसका यूज किया जाता है, किसका, पीतल का है। कांसा क्या होता है, कॉपर प्लस टीन, कॉपर और टीन को मिला दे तो क्या बन जाएगा, कांसा बन जाएगा, और कॉपर और जिंक को मिला दे तो पीतल बन जाता है, और कॉपर और टीन को मिलाने पर कांसा बन जाता है। इसी प्रकार अमलगम है, अमलगम क्या होता है, पारा और अन्य धातु, पारे के साथ अन्य कोई धातु को मिला दे तो क्या बन जाएगा, अमलगम बन जाएगा। यहाँ से पूछा जाता है कि अमलगम में मोस्टली कौन सी धातु होती है, तो मरकरी होती है, याद रखना। और अन्य कोई धातु मिला दे तो क्या बनाएगा, अमलगम बनाएगा। इसका यूज क्या करेंगे, दंत चिकित्सा में भराई के लिए, फिलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, दांत टूटे हुए वगैरह हैं उनको भरने के लिए इसका यूज किया जाता है। और पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है, तो ये लोहे के साथ नहीं बनाया जाता है, इसी वजह से इसको लोहे के बर्तन में रखा जाता है, किसको, पारे को। सोल्डर क्या होता है, देखो सोल्डर शीशा और टीन, शीशा और टीन मिश्र धातु क्या कहेंगे, सोल्डर कहेंगे। इसका उपयोग कहाँ होता है, धातुओं को जोड़ने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पाइप है, धातुओं के उपकरण है, इनको जोड़ने के लिए एक टांके के रूप में यूज करते हैं, जिसका, सोल्डर का। जर्मन सिल्वर जो किससे बना होता है, तांबा होता है इसके अंदर, जिंक होता है, और क्या होता है, निकल होता है। ये क्या होता है, जर्मन सिल्वर है। इसका उपयोग करेंगे, गहने हैं, कलात्मक वस्तुएं हैं, औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। ये आपके हो गए मिश्र धातुएं। ठीक है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन क्या बनेंगे, आपको केवल याद रखना है इनका संगठन क्या होता है। ठीक है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और साथ में इनको लिख लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें अब देखिए उपधातु क्या है। उपधातु, उपधातु वह तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, किसमें, उपधातु में।
इनकी विशेषताएं धातु और उपधातुओं के बीच की श्रेणी की होती हैं, और ये तत्व न केवल भौतिक बल्कि रासायनिक गुणों में भी धातु और अधातुओं के का सम्मिलित करते हैं। यानी कि धातु और अधातु के जो बीच का गुण जिसमें पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, उपधातु है। और उपधातु कितने प्रकार की पाई जाती है, 7 प्रकार की पाई जाती है। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका। देखो उपधातु कुल 7 होती है। कौन कौन सी होती है, ब्रोन होता है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ऑर्सनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। याद किस प्रकार करोगे, बोले शिवजी ऐसे हैं सब तेरे नियम, ऐसे याद कर लेना। 2-4 फॉर्मूले से आपको याद रखने होंगे इनको, अन्यथा ये याद बार बार अगर इनको पढ़ोगे तो याद हो पाएगा। देखो बोले शिवजी ऐसे है सब तेरे नियम, क्या है, उपधातु है। बोले मिलकर ब्रोन हो गया, ठीक है, शिव मतलब सिलिकॉन हो गया, जी से क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो गया, और एस से क्या है, ऑर्सनिक हो गया, है का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, और सब क्या हो जाएगा, एस बी होगा, एंटीमनी, तेरे हो गया, टेलुरियम हो गया, नियम से क्या हो जाएगा, पोलोनियम हो जाएगा यहाँ से। इस प्रकार ये 7 उपधातु है, इनको याद कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, उपधातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे सिलिकॉन है, मोस्टली प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्न में से किस उपधातु का या किस तत्व का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन में कंप्यूटर की चिप किससे बनी होती है, सिलिकॉन उपधातु की बनी होती है। जर्मेनियम उपधातु जो होता है अर्धचालक में उपयोग होता है। निम्न में से किस तत्व का उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है, तो जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑर्सनिक है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, पेस्टिसाइड, ठीक है, कीटनाशक और सेमीकंडक्टर उपकरणों में इसका किया जाता है। इसके अलावा पोलोनियम है, रेडियोधर्मी गुण होने के कारण इसका उपयोग कहाँ करें, कुछ विशेष प्रकार के अंतरिक्ष और बायोमेडिकल रिसर्च में इसका यूज किया जाता है, इसका पोलोनियम का। इस प्रकार सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सनिक और क्या हो गए, पोलोनियम हो गए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, धातु है, धातु और उपधातुओं से संबंधित है। जैसे शुद्ध सोना और आभूषण है, 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, यानी कि अपने आप में 100% होगा, इसमें कोई अन्य धातु नहीं मिलाई जाती है। और 22 कैरेट सोना जो होता है, 22 भाग शुद्ध होता है और 2 भाग तांबा या फिर चांदी मिलाए जाते हैं। इसे आभूषण बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट सोना बहुत ही मुलायम होता है और दैनिक उपयोग में आसानी से खराब हो सकता है। इसकी वजह से इसको क्या किया जाता है, 2 भाग या तो इसमें तांबा मिला दे या इसमें चांदी मिला दे। यहां से प्रश्न इस प्रकार बनता है कि अगर 18 कैरेट जैसे सोना है, 18 कैरेट सोना है, तो इसके अंदर सोने की मात्रा कितनी होगी, कितना प्रतिशत हो जाएगा 18 कैरेट सोने के अंदर। क्योंकि अपने को पता है कि 24 जो कैरेट होते हैं अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 24 कैरेट अपने आप में 100% है, तो अपनी बात करें कि 18% में सोने का प्रतिशत कितना होगा जो आभूषण तैयार किए गए हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हो 6 या 18, 6 चौक 24, 25 चौका 100, 25 या 75%, 75% सोना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, अगर 18 कैरेट सोने के आभूषण बना रहे हैं तो उसके अंदर 75% क्या होता है, सोने की मात्रा होती है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि 18 कैरेट आपके पास सोना है, तो ये बताइए इसके अंदर कितने प्रतिशत सोने की मात्रा है, तो 75% सोने की मात्रा हो जाएगी। प्रकार करोगे तो कितना भी पूछ सको, आपसे पूछ ले कि 16 कैरेट सोना है, उसके अंदर सोने के कितने प्रतिशत है, या 20 कैरेट सोना है, उसके अंदर सोने का प्रतिशत कितना है, कैसे करोगे। आपको ये पता है कि 24 कैरेट का मतलब क्या होता है, 100% होता है अपने आप में, क्योंकि 24% अपने आप में सोना 100% हो गया। मैंने लिख दिया कि 24 की वैल्यू भैया 100% है, मुझे चाहिए थी 18%, 18 कैरेट की वैल्यू, 18 कैरेट की मेरे पास 75% आ गई। अगर 16 कैरेट की चाहिए होती 18 की जगह मैं 16 लिख देता। अगर मेरे को चाहिए कि 20 कैरेट सोने की, तो 18 की जगह मैं 20 रख देता हूँ, तो मेरे पास सोने का प्रतिशत आ जाएगा कि इतने कैरेट में इतने प्रतिशत सोना है, ठीक है। इस प्रकार आप इनको कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, आईयूपीसी नाम देखो क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पहले तो आपको याद होना चाहिए। मोस्टली प्रश्न बन सकता है कि आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, ये प्रश्न आया हुआ है। क्या होता है,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी रसायन विज्ञान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो तत्वों के नाम, प्रतीकों और मात्राओं को मान्यता प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान और रसायन शास्त्र में मानकीकरण लाना है ताकि पूरे विश्व में एक ही मानक का पालन किया जा सके। आईयूपीएसी क्या करता है? पूरे विश्व पर जो केमिस्ट्री है उस पर लागू होता है ताकि इनका मानक क्या हो? एक जैसा हो। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? आईयूपीएसी की फुल फॉर्म आप याद कर लेना, ये ही प्रश्न आता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए प्रतीकों का लेखन देखो किस प्रकार करेंगे। तत्वों के प्रतीक हमेशा 2 अंकों में लिखे जाते हैं। पहले अक्षर को हमेशा बड़े अक्षर में और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे सोडियम हो गया, पहला अक्षर क्या हो जाए? एन बड़ा हो गया, ए क्या हो गया? छोटा हो गया। इसको अपने अगर इस प्रकार लिख दें तो अपना ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अन्य ये नहीं होता है, इसको इस प्रकार अपने नहीं लिख सकते, इसको केवल एन ए बड़ा और छोटा ये ही इसका प्रतीक होगा। ये प्रतीक इसका नहीं माना जाएगा। कोबाल्ट है, कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सी ओ लगा है तो कोबाल्ट है, सी ओ लगा है तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, याद रखना। सी के साथ छोटा ओ है तो कोबाल्ट धातु की बात कर रहा है। सी के साथ बड़ा ओ है, कैपिटल अगर ओ है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा है, इनमें याद रखना। एल्यूमिनियम है, एल ए बड़ा है, एल छोटा है। कॉपर है, सी बड़ा है और यू छोटा है। ये क्या होते हैं? इनके नाम लिखने होते हैं कि प्रतीकों का लेखन किस प्रकार करते हैं। पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर क्या आ जाएगा? छोटा आ जाएगा। ठीक है, ये आपके थे धातु, अधातु और उपधातु। धातु के बारे में मैंने एक वीडियो बना दी थी और इसमें आपको अधातु है, उपधातु के बारे में जितने भी प्रश्न आपके बन रहे थे वो मैंने करवा दिए, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और इसके जो मोस्टली प्रश्न बनेंगे ऑप्शनल किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो ही आपको जल्द एक वीडियो के माध्यम से अपने क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी प्रकार की वीडियो आपको रोजाना मिलती रहेगी और साथ में जितने भी टॉपिक है आपको आपके रीट लेवल साइंस के अंदर पूरे टॉपिक अपने धीरे धीरे करते रहेंगे ताकि आपके एक मजबूत तैयारी हो और एक अच्छे अंकों से आप पास हो सको। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।